विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन इन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इन चार में से कौन सा जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का अजम्पशन नहीं है। तो फर्स्ट में कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, ये अजम्पशन है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम है वो जिस स्पेस में वो घूम रहे हैं उसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। ये भी अजम्पशन है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो इंटरनल फोर्स होगा, एक दूसरे के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल है। ठीक, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में सिर्फ तभी फोर्स लगाते हैं जिस मोमेंट पे वो आपस में कोलाइड हो रहे होते हैं, उसके अलावा वो एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं। ये भी एक अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक। सारे कोलिजन इलास्टिक होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल। कंटेनर की वॉल और अमंग मॉलिक्यूल्स जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इलास्टिक होंगे। ये भी अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव सेम स्पीड, ये गलत है, ये अजम्पशन नहीं होता है। पूरे मॉलिक्यूल्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग होती है, वेलोसिटी अलग अलग होती है, वेलोसिटी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत तेज चलने वाले होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत धीमे चलने वाले होते हैं, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स एवरेज स्पीड से चलने वाले होते हैं और सबके पास अलग अलग स्पीड होती है। और इसकी वजह से हम तीन स्पीड फाइंड करते हैं, एक एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड करते हैं और एक आरएमएस स्पीड फाइंड करते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए फाइंड करी क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है वो डिफरेंट है। अगर हम स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह से होता है डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। वाई एक्सिस पे हमने लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक्स एक्सिस पे है स्पीड। तो ये जो स्पीड का पैटर्न है ये कुछ इस तरह से जाता है। बहुत धीमे कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत थोड़े होते हैं और बहुत तेज चलने वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत थोड़े होते हैं। ज़्यादातर मॉलिक्यूल एवरेज स्पीड से चलने वाले होते हैं। तो ये जो स्पीड होती है जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैं, इसका नाम होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर? उससे आगे जो होती है वो होती है एवरेज स्पीड और सबसे आगे जो होती है वो होती है आरएमएस स्पीड। ठीक, इन सब की वैल्यूज भी आपको पता होती हैं। तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम है, ये बिल्कुल गलत है। ये उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का अजम्पशन नहीं है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A closed vessel is maintained at a constant temperature. It is first evacuated and then vapor is injected into it continuously. ठीक, समझना जरा क्या हो रहा है। एक क्लोज्ड वेसल है, इस तरह से बना रहे हैं इसको। ये क्लोज्ड है और इसको इवैक्यूएट किया गया है, इसके अंदर वैक्यूम है, सारी गैस निकाल ली गई है और फिर हम वेपर इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेपर जो हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप वेपर इंजेक्ट करते चले जाओगे वैसे वैसे इसके अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा वेपर इंजेक्ट करोगे वो सारी क्या हो जाएगी, वो कंडेंस होकर लिक्विड बनाना शुरू कर देगी। तो उसके बाद का जो वेपर प्रेशर है फिर वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो पहले तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा और उसके बाद फिर ये जाके क्या हो जाएगा, उसके बाद जाके कांस्टेंट हो जाएगा जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी एक्स्ट्रा वेपर आप यहाँ से भेजोगे वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, लिक्विड की फॉर्मेट में यहाँ पे बॉटम में क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। तो उसके बाद फिर वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन रिमेन कांस्टेंट। सो योर आंसर इज बी पार्ट। पहले इंक्रीज करेगा फिर धीरे धीरे जाके वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो इंक्रीज नहीं करेगा। द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस इज गिवन बाई, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 8RT/πm और RT/m की वैल्यू जो होगी वो P/ρ हो जाती है। PV इक्वल टू nRT। नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू RT। ठीक, तो हमें तो चाहिए RT/m, ये RT/m चाहिए। तो RT/m किसके बराबर हो जाएगा, तो PV/m इज इक्वल टू RT/M। अब ये जो है ये वॉल्यूम अपॉन मास है, या मास अप नीचे से देखें तो ये मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है डेंसिटी। तो ये बन गया आपका P/ρ। तो यही फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का कन्वर्ट होकर हो जाएगा 8P/π ρ।
सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर? इफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इज वैलिड, जो हमने शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेलोसिटीज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये है आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे हैं अगर ये वैलिड हो तो, एंड वीपी डोनेट्स द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वी इज द एवरेज स्पीड एंड वी आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। वीपी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, उसके बाद वी सिंपल वी जो है एवरेज स्पीड है, और जो वी आर एम एस है वो आर एम एस स्पीड है। तो पूछ रहे हैं क्या रिलेशन है, तो ये जो दिखा हुआ जो आपको दिख रहा है वही रिलेशन है। सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सी होगी, आर एम एस, उसके बाद कौन सी होगी एवरेज, और सबसे कम कौन सी होगी मोस्ट प्रोबेबल। तो क्या आंसर बनेगा आपका, आंसर आपका बनेगा सी पार्ट। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज, गैस मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी किसी भी गैस मॉलिक्यूल की कितनी होती है जरा समझिए। तो एक गैस मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ के टी। के है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एवरेज है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की है, ठीक, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की है। क्लियर? ठीक, हाफ के टी, एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक, तो अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 1/2 एफ के टी। अब ये क्या हो गई एफ के टी, ये भी एक मॉलिक्यूल की है लेकिन f डिग्री ऑफ फ्रीडम की। जितनी भी उसके पास, जैसे मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, डायटोमिक गैस है तो उसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है तो उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। तो ये भी एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है लेकिन f डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो अगर आपके पास कैपिटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी n f k t बाई 2। तो ये आ गई आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ही प्रोपोर्शनल होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। सो योर आंसर इज डी पार्ट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज E, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज गिवन बाय, तो E और P में एक खास रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू बनता है 2/3E, और E क्या होती है, ये खास रिलेशन है, इसमें E क्या है वो एग्जैक्टली आपको याद रखना है। E जो है वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, E जो है वो क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। या इसको और ढंग से लिखें तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है लेकिन इसमें रोटेशन का पार्ट शामिल नहीं होता, तो ये है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसको लिख ही लीजिए और एकदम याद कर लीजिए। जो यहाँ पे E है ये क्या है, ये है एवरेज ट्रांसलेशनल, टोटल नहीं है। हाफ mv² वाले फैक्टर्स होते हैं इसमें, हाफ i ओमेगा स्क्वायर वाला फैक्टर नहीं होता है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो ये रिलेशन आपको एकदम याद रखना है कि P जो होता है, प्रेशर जो होता है एक्सर्टेड बाय गैस, इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स E, वेयर E इज एवरेज ट्रांसलेशनल। इसमें कोई भी चीज गड़बड़ हुई तो फंस जाओगे आप, एवरेज भूल गए तो फंस जाओगे, ट्रांसलेशनल भूल गए तो फंस जाओगे, पर यूनिट वॉल्यूम फुल अगर आप भूल गए तो फंस जाओगे। ठीक है, तो ये है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ जो लिखा है ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे प्रॉपर लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी की जगह होना चाहिए एवरेज और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तब आपका आंसर क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा बी पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द डेंसिटीज ऑफ 2 डायटोमिक गैसेज आर D1 एंड D2 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस पूछ रहे हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी होगी F KT बाई 2, ये होगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये, और ये एक मॉलिक्यूल की है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि दोनों ही डायटोमिक गैसेज हैं, इसका मतलब दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगी।
और क्वेश्चन में सेम टेम्परेचर शुरुआत में कह दिया है कि टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों ही डायटोमिक गैस हैं, दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है और दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब दोनों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट, 1:1। डेंसिटीज से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। Two vessels A and B having equal volume contain equal masses of hydrogen in A and helium in B at 300 Kelvin। बना लेते हैं, दो वेसल हैं, इक्वल वॉल्यूम है और इक्वल मासेस हैं इसमें, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे। एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। एक वेसल है A और एक वेसल है V, दोनों के वॉल्यूम इक्वल हैं। इसका वॉल्यूम भी V है, इसका वॉल्यूम भी V है, इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है और इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है। ठीक, इसमें भी मास बराबर है। ठीक है, मास जितना मास हाइड्रोजन है इसके अंदर उतना ही मास जो है वो हीलियम है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, हीलियम का 4 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर हाइड्रोजन में n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो हीलियम के n/2 नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसमें। ठीक, मास सेम है तो मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है तो नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। नंबर 1, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज हाफ दैट एक्सर्टेड बाय हीलियम। ठीक है, प्रेशर के बाद देखिए टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें n है, तो P इक्वल टू अगर हम nRT लगाए हैं तो P इक्वल टू बनेगा nRT/V। टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मोल अगर हाइड्रोजन में हीलियम से डबल है तो प्रेशर भी हाइड्रोजन में हीलियम से डबल होगा। जबकि इसमें कह रहे हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज हाफ, हाइड्रोजन का प्रेशर हाफ नहीं होगा, हीलियम का प्रेशर हाफ होगा, तो पहला तो गलत हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ये भी गलत हो गया। तीसरा पढ़ते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की अगर हम निकालेंगे तो वो आपकी बन जाएगी FkT/2। ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में चल जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, टेम्परेचर सेम है लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अलग अलग होगी। हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी और हीलियम मोनोएटोमिक गैस है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी। तो हाइड्रोजन की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो 5kT/2 हो जाएगी और हीलियम की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 3kT/2 हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। ठीक, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ, तो गलत है ये, वो डबल से थोड़ा कम है, हाफ नहीं है, डबल से थोड़ा कम है। ठीक, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज ट्वाइस दैट एक्सर्टेड बाय हीलियम, तो ये आंसर एकदम करेक्ट है। हाइड्रोजन ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया होगा वो डबल होगा हीलियम का, क्योंकि हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स आधे हैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो हीलियम से डबल होगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A vessel contains 1 mole of oxygen, molecular mass 32 दिया है, temperature T. The pressure of the gas is P. An identical vessel containing 1 mole of helium gas, molar mass 4 दिया है, temperature 2T has a pressure पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन, एक वेसल है उसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स 1 है और गैस ऑक्सीजन है और टेम्परेचर T है और प्रेशर P है, तो P V इज इक्वल टू nRT, तो ये बनेगा nRT/V। नंबर ऑफ मोल्स 1, टेम्परेचर T और वॉल्यूम V है। ठीक, अब दूसरे केस में क्या करें, आइडेंटिकल वेसल है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम इसमें इसका वॉल्यूम V है तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, V, दोनों का वॉल्यूम V होगा। 1 मोल उसके अंदर हीलियम है यानी नंबर ऑफ मोल्स भी बने, बढ़िया। ठीक है, टेम्परेचर लेकिन उसका डबल है, टेम्परेचर उसका T था, यहाँ पे टेम्परेचर T था और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 2T है। तो अब इसमें प्रेशर पूछ रहे हैं तो क्या बनेगा, तो प्रेशर की जगह फिर से वही nRT/V डालेंगे। नंबर ऑफ मोल इसमें भी 1 है, वॉल्यूम इसका भी सेम है, तो टेम्परेचर डबल है, टेम्परेचर डबल होने का मतलब प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल। सो योर आंसर इज सी पार्ट। What will be the temperature when RMS velocity is double that at 300 Kelvin? पूछ रहे हैं वो टेम्परेचर बताओ जिस पर RMS वेलोसिटी डबल हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, जो RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो √T के प्रोपोर्शनल होता है, √3RT/m होता है। तो ये √T के प्रोपोर्शनल है। अगर आपको RMS वेलोसिटी को ट्वाइस करना है तो टेम्परेचर को 4 गुना करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। यानी पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो अब करना पड़ेगा आपको 4 टाइम्स यानी 1200 केल्विन करना पड़ेगा। ठीक, सो योर आंसर इज डी पार्ट।
By what factor the RMS velocity will change if the temperature is raised from 27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं RMS वेलोसिटी कितना चेंज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर 27 से 327 कर दें। तो 27 का मतलब ये हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ 300 केल्विन, और 327 का मतलब 327 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 600 केल्विन। तो बेसिकली आप टेम्परेचर डबल कर रहे हो, और वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर डबल करोगे तो वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी? √2 टाइम्स। पहले अगर वेलोसिटी v रही होगी तो अब हो जाएगी v√2। तो किस फैक्टर से चेंज कर गई? तो √2 टाइम्स हो गई है वेलोसिटी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द वेलोसिटीज ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स आर 3v, 4b एंड 5b रिस्पेक्टिवली। आरएमएस स्पीड पूछ रहे हैं। तो 3 वेलोसिटीज हैं आपके पास, एक तो है 3v, एक मॉलिक्यूल की है 4b और एक मॉलिक्यूल की है 5b। हमें आरएमएस निकालनी, तो सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके एवरेज निकालेंगे और फिर अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो एक मॉलिक्यूल के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर, इसका हो जाएगा 16v स्क्वायर, इसका हो जाएगा 25v स्क्वायर। अब इनका एवरेज लेंगे तो इन सबको सम करके अपॉन क्या करेंगे? 3। ठीक, तो स्क्वायर कर लिया, एवरेज ले लिया, अब इस पर क्या चढ़ा देंगे? अंडर रूट। तो ये बन गई आरएमएस स्पीड। तो कितनी आने वाली है ये? तो ऊपर सम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50v स्क्वायर। ऊपर का जो सम है वो आ जाएगा 50v स्क्वायर अपॉन 3। तो v अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 50/3 रह जाएगा। आप चाहो तो 5 भी ला सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में 50/3 दिया है उन्होंने। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The temperature at which root mean square speed of a gas will be half its value at 0। ठीक है, 0 पे जो RMS की वैल्यू है उससे आधी होनी चाहिए। तो वो टेम्परेचर पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ठीक, तो समझिए, जो RMS वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है। 0 केल्विन का मतलब हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 273 केल्विन। अब अगर आप वेलोसिटी को हाफ करना चाहते हो तो मैं आपसे कहता हूं टेम्परेचर को आपको 1/4 करना पड़ेगा। तो जो नया टेम्परेचर होगा टी डैश वो आपका हो जाएगा 273/4। 4 से डिवाइड करते हैं, 68 के आसपास कुछ बनेगा, 68 केल्विन के आसपास बनेगा। अब ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो ये 68 माइनस 273 करेंगे आपका। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 204 के आसपास, 205 के आसपास आ जाएगा। ठीक, सो योर आंसर इज बी पार्ट। ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे आरएमएस स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आरएमएस स्पीड होगी उसका हाफ होगी। तो ये समझ में आ रहा है आपको? वेलोसिटी अगर आपको हाफ करनी है तो टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा? 1/4 करना पड़ेगा। Four molecules of a gas having speed 1, 2, 3 and 4 km per second. The value of root mean square speed of the gas molecules. root mean square speed पूछ रहे हैं। चारों की स्पीड आपको दी हुई है। एक की स्पीड 1 है, एक की 2 है, एक की 3 है, एक की 4 है। तो प्रोसेस वही है, सबसे पहले सबका स्क्वायर करो, फिर उनका एवरेज निकालो, फिर उस पर अंडर रूट चढ़ा दो। तो जो आरएमएस स्पीड आने वाली है वो आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 और उस पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना आने वाला है? तो 1, ये 16 हो जाएगा और ये 4 20 हो गया, 20 और ये 9 और ये 1 10 ये हो गया। तो ये अंडर रूट 30/4, अंडर रूट 30/4। ठीक, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 15/2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ये बनेगी आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, प्रोसेस उल्टा शुरू होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर, फिर क्या लेते हैं? मीन, और फिर उस पर क्या लगाते हैं? अंडर रूट। A sealed container with negligible coefficient of volume expansion contains helium, a monoatomic gas. When it is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin, the average kinetic energy पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के ही प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, एक मॉलिक्यूल की निकालें, एक एटम की निकालें, एक मोल की निकालें, कुछ भी करें वो टेम्परेचर के ही प्रोपोर्शनल होगी। और टेम्परेचर आपने डबल कर दिया तो वो भी डबल हो जाएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट।
द गैसेज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर हैव ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों ही गैसेज हैं, सेम टेम्परेचर पे हैं, दोनों ही मोनोएटॉमिक गैसेज हैं, तो दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम होगी, टेम्परेचर भी सेम है, तो उनकी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम हो जाएगी। इवन अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करने की जरूरत भी नहीं करनी है, क्योंकि ये सिर्फ बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन में, और ट्रांसलेशन के केस में हर तरह की गैस, चाहे वो डायटोमिक हो, मोनोएटोमिक हो, पॉलीएटोमिक हो, ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हर केस में हर तरह की गैस के लिए 3 होती है। तो अगर उन्होंने खुद ही कह दिया कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको अब ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है कि नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहा था टोटल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी, तब हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करनी होती। तो यहाँ तो ट्रांसलेशन है, तो वो चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ट्रांसलेशन में हर तरह की गैस की, और टेम्परेचर सेम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होगी ट्रांसलेशन में हर तरह की गैस की, तो इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E2, सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक, अगर मैं एक मोल की निकालूं, एक मॉलिक्यूल की अगर मैं निकालूं, तो ये बनेगी 3 टाइम्स kT/2, ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की, दोनों गैसेस के लिए। और अगर मैं एक मोल की निकालूं, तो ये हो जाएगा 3RT/2, ये है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एनी टाइप ऑफ गैस। ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हर केस में कितनी होगी? 3। तो इसमें आंसर बनेगा आपका ए पार्ट, E1 इज इक्वल टू E2। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज बाई कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख के प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जरा कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू nRT/V। तो टेम्परेचर तो रखना है कांस्टेंट, तो 2 तरीके हो सकते हैं। आप या तो ऐसा करो, वॉल्यूम को कम करते जाओ, वॉल्यूम अगर आप कम करते जाओगे तो प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक तरीका तो ये हो सकता है। या एक तरीका ये हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाओ। तो जनरली हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं करते हैं, हमारा क्लोज सिस्टम होता है, उसमें मास का एक्सचेंज जनरली नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है, नहीं होता है। ठीक, लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम बढ़ा के प्रेशर को बढ़ाएं। ये 2 तरीके आपके हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो आपको कांस्टेंट रखना है। ठीक, अब जरा पूछ रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम से डिपेंडेंट नहीं होती है, ना प्रेशर से डिपेंडेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर से डिपेंडेंट होती है, और जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। Some gas at 300 Kelvin is enclosed in a container. Now the container is placed on a fast moving train. While the train is motion, the temperature of the gas। ठीक है, अब जरा समझना, जैसे अगर ट्रेन मूव, जैसे ये कंटेनर है, ये मान लिया कंटेनर है, और पहले ये कंटेनर रेस्ट में था, और फिर ये कंटेनर किसी स्पीड से ट्रेन में रख के मूव करना शुरू कर देता है। ठीक, तो जरा समझना है इसमें इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि क्या इस मोशन की, मान लिया V0 की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है, क्या इस मोशन की वजह से क्या इसके अंदर के टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो समझिए। ऐसा नहीं है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ गई, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो ऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी की वजह से नहीं होता है। मतलब जैसे ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक बार वो रेस्ट में रखा, फिर मैंने उसको किसी गाड़ी में रख के किसी वेलोसिटी से मूव करा दिया, तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। जब वो रेस्ट में रखा था तब वो ठंडा होगा, और जब वो किसी V0 वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा तो वो क्या गर्म होना शुरू हो जाएगा, वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेट तो करता है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी ऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए, वो डिसऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। इस कंटेनर के गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इसकी काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट होगा, लेकिन वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? वो रैंडम मोशन की काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, इस कंटेनर के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी होगी वो टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। और इसमें क्या है, ये सेंटर ऑफ मास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी, ये टेम्परेचर की, ये इसकी वजह से टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? रिमेन्स अनचेंज्ड, सी पार्ट, क्योंकि ट्रेन में मूव कराने से आपने उसको एक ऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी दी है, डिसऑर्डर्ड नहीं दिया। ठीक, the root mean square speed of a oxygen molecule at a certain absolute temperature is V. If the temperature is doubled and the oxygen molecule dissociates into atomic oxygen, तो RMS स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? तो RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/m। अब क्या क्या होने वाला है वो समझिए।
होना ये वाला है कि ये टेम्परेचर तो 2 टाइम्स होने वाला है, और मॉलिक्यूल जो है वो डिसोशिएट होकर एटम चला जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 और ऊपर पहुंच जाएगा तो अंडर रूट के अंदर 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर कितना निकल के आएगा 2। इसका मतलब जो आरएमएस स्पीड है वो डबल हो जाएगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The molecule of a given mass of gas have RMS speed 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर दिया। ठीक है, कोई गैस है उसकी आरएमएस स्पीड आपको दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड है, टेम्परेचर 27 का मतलब 300 केल्विन है, और प्रेशर जो दिया है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। अब क्या कह रहे हैं वो समझिए। व्हेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम डबल कर दें और प्रेशर को आधा कर दें तो आरएमएस स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली बात, आरएमएस स्पीड को प्रेशर से कोई लेना देना नहीं। आरएमएस स्पीड सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर आप डबल करोगे तो आरएमएस स्पीड √2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि आरएमएस स्पीड टेम्परेचर के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। सो योर आंसर इज सी पार्ट।